और ठीक है। अब उसे कोई वहां पूछने वाला नहीं है। सऊदी अरेबिया या और भी जो देश हैं, आप देखिए यूएई, ऐसे देशों की तरफ उनका झुकाव होगा जो असलियत में उनकी जो उनको सुरक्षा और एक सिक्योरिटी लेकिन प्रदान लेकिन कर सर, सकते। सिर्फ यूएई नहीं, सिर्फ अगर मैं ईरान की भी बात करूं तो ईरान भी तो अब स्मार्ट डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा है, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग की तरफ। संजीव जी, क्या नजर आता है? क्योंकि पिछले कुछ वक्त से नैरेटिव वॉर भी बहुत मायने रखती है। अब देखिए, जैसे कि आईआरजीसी की तरफ से जो नया नक्शा पेश किया गया, वो एक तरह से नैरेटिव पेश करने का और अपने आप को तटस्थ शो करने का ही एक तरीका है। भले ही अंदर खाने कितने ही लड़ भिड़ क्यों ना रहे हो, लेकिन दुनिया के सामने दिखा रहे हैं कि भाई ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। चाहे बात आईआरजीसी या वहां की जो तमाम नेता नगरी के लोग हैं उनके बीच में तलखी है, लेकिन वो बड़ी पिक्चर पेश करते हैं कि सब बिल्कुल ठीक है। देखिए नैना जी, मुझे तो ये जो ईरान की जो एक आईआरजीसी लेड जो इस्लामिक रिजीम होती जा रही है, उसमें कहीं से स्मार्टनेस तो दूर दूर तक नजर नहीं आती। अच्छा। इसमें सिर्फ ये दिखाई देता है कि वो एक आत्मघाती मोड में है और वो उनके अंदर ये है कि हमको बदला लेना है, एक जुनून है, मर जाएंगे, खप जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। और जो 28 फरवरी और उसके पहले की जो सोच थी और उसके बाद की सोच में तो और ज्यादा मैं हार्डलाइन पोजीशंस देख रहा हूँ। अच्छा। और पहले तो वो न्यूक्लियर यूरेनियम इनरिचमेंट पर बातचीत करने के लिए कुछ तैयार भी थे, अभी तो वो भी कह रहे हैं कि नहीं, उस पर भी बातचीत नहीं होगी। और वहीं दूसरी तरफ अब्बास अरागची कभी मॉस्को पहुंच जाते हैं, कभी मस्कट पहुंच जाते हैं, कभी इस्लामाबाद में भी चक्कर लगा लेते हैं, भले से वहां कुछ मिले ना मिले। और उसके बाद जो है ये कहते हैं कि आप ऐसा है कि स्टेट ऑफ हार्मुज में हम समझौता कर लेते हैं, लेकिन यूरेनियम इनरिचमेंट के बारे में बाद में बातचीत करेंगे। तो अमेरिका ने उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। तो और वर्तमान समय में आप देखिए तो उन्होंने तो अब फुजेरा को ही हिट कर दिया है। वहां पर कौन सा यूएस बेस है, वहां पर कौन सी यूएस आर्मी बैठी हुई है। अब ये बहाना भी अब नहीं दे पाएंगे कि हमने सिर्फ यूएस बेसेस को हिट किया है। आखिर फुजेरा को हिट किया है, हमारे 3 भारतीय वहां पे इंजर्ड हुए हैं और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसकी कड़ी निंदा की है, मैं कोट एंड कोट कड़ी निंदा की है, इसकी भर्त्सना की है। पूरा विश्व इसकी भर्त्सना कर रहा है कि इस तरीके की आप जो है बिहेवियर को शो कर रहे हैं कि ऑयल पाइपलाइंस को आप हिट कर रहे हैं। अभी तक होटल्स और एयरपोर्ट्स और रेजिडेंशियल इलाकों को हिट करने से मन नहीं भरा, तो आप जो है आप ऑयल की पाइपलाइन को भी नहीं छोड़ेंगे। फुजेरा पे क्यों हिट किया? क्योंकि फुजेरा पे लगता है कि यूएई जो है वहां से तेल बेच देगा, तो फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो हम ब्लॉकेट लगा के बैठे हैं उसका क्या होगा, उसका तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा। तो क्यों ना फुजेरा को ही हिट कर दिया जाए। और जाहिर है कि ये जो ईरानियन इस्लामिक रिजीम है, इसका जो मोड है वो जैसे मैं कहता हूँ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में है अभी। और जहां तक आतंकवाद को सपोर्ट करने की जो नीति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अभी भी जब हिजबुल्लाह इजराइल के बीच में युद्ध शुरू हुआ तो पहली शर्त ये लगा दी कि पहले हिजबुल्लाह पर हमले रोकेंगे, तब अमेरिका से हम बात करेंगे। जाहिर है कि आज भी आप आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, हमास को, हिजबुल्लाह को, हुती को और 13 जो आतंकवादी संगठन पाल रखे हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट स्पॉन्सर्ड अगर कोई राष्ट्र है टेररिज्म का तो ईरान ही है। पाकिस्तान उसके सामने बौना नजर आता है। और ये जो पूरी इजराइल के प्रति आपका नफरत है कि स्टेट ऑफ इजराइल का नाम तक नहीं लेंगे, जायनिस्ट रिजीम कह के पुकारते हैं और होलोकॉस्ट को डिनाई करते हैं। सऊदी अरबिया भी मुस्लिम राष्ट्र है, बहरीन भी मुस्लिम राष्ट्र है, यूएई भी मुस्लिम राष्ट्र है। ये राष्ट्र तो इजराइल के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। इजराइल को यूएई में अपने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है। अब्राहम एकॉर्ड के तहत यूएई ने और बहरीन ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था। आखिर उनको इजराइल से खतरा नजर नहीं आता। क्या लग रहा है, क्या ये सिर्फ ईगो की लड़ाई बनती हुई नजर आ रही है क्या? क्योंकि अगर मुस्लिम राष्ट्र की बात है तो वो एक्सेप्टेंस या ईगो की लड़ाई है क्या, ये ईरान और इजराइल की? ये आपने अच्छा ये अपने पॉइंट उठाया है। ईगो की लड़ाई तो पहले, मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले तो ये कहता हूं मैं कि ये बिल्कुल एक मूर्खतापूर्ण सोच है। ये जो इसमें जरा भी कहीं कोई बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई देती, कोई विवेक नहीं दिखाई देता कि आप जो है दूसरी सिविलाइजेशन को नष्ट ही कर देना चाहते हैं। और वहीं एक स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया कि आज की रात हम आपकी सिविलाइजेशन को नष्ट कर देंगे। तो पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जो है अमेरिका हमको ऐसी धमकी दे रहा है। अरे अभी तो इजराइल को नष्ट कर देना चाहते हैं। आपके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के अमेरिका और इजराइल में इतनी चिंता इसलिए है क्योंकि ये इस्लामिक रिजीम के अंदर ये लगता है कि हमारे पास जिस दिन आ गया उस दिन तो हम इजराइल को वर्ल्ड मैप से ही मिटा देंगे। ये हिटलर वाली जो सोच है वो आज की 21वीं सदी के तीसरे दशक में भी आप कायम किए हुए हैं।
ये बड़ी बात कह रहे हैं ये संजीव जी। ये क्या सोच है, किस तरीके की सोच है? जब तक आप संजीव इसमें जी की बदलाव बात, नहीं लाएंगे, अरे एक मिनट मैं जरा बात कर लूं अपनी कंप्लीट। जब तक इस तरीके की सोच में आप बदलाव नहीं लाएंगे और जब तक कुछ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं लाएंगे और डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस के बारे में नहीं सोचेंगे, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो शैतानी सोच है उसके ऊपर चलेंगे, तब तो युद्ध होंगे ही। और इसी तरीके की सोच रही तो ये युद्ध अभी बहुत लंबा चलने वाला है, इतना मैं बता देना चाहता हूँ। ठीक है जी, रिजवी साहब। जी कई मर्तबा नैना जी मेरे साथ, संजीव जी मेरे को पैनलिस्ट रहे हैं, और हर बार मुझे जो डिसअपॉइंटेड होता है, मुझे बहुत अफसोस होता है कि इस बात का अफसोस खास होता है कि वो जो है अपने बयान को कभी कभी जो है इंडियन पॉलिसी से आगे लेके चले जाते हैं। हम जो भी यहाँ पर तहलील करते हैं वो कम से कम इंडियन पॉलिसी के चहारचौक में रहकर बात करते हैं। भारत के बारे में भी सोचता हूँ, मानवता के बारे में भी सोचता हूँ, संवाद के बारे में सोचता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं सोचता। मैं एक कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन की बातें करता हूँ। मैं कभी भी जो है बिना किसी फैक्ट्स के बिना बातें नहीं करता। अच्छा सुनिए। अच्छा रिजवी साहब, अगर भारत की पॉलिसी की बात करते हैं, भारत ने कभी विध्वंस की बात नहीं की, हमेशा शांति स्थापित और वार्ता की बात कही है। मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात नैना जी पूरी नहीं हुई है। मेरी बात पहले पूरी तो हो जाए, बीच में जो है कभी ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि जो है मेरी बात पहले पूरी सुन ले। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की पॉलिसी ईरान को ऐसा देश नहीं मानती जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारा हिंदुस्तान ना ही हिजबुल्लाह, ना ही हूती और ना ही हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानता है। तो ये जो पाकिस्तान से मिला रहे हैं ये सबसे बड़ी गलती है। और दूसरी बात बदल रहे हैं, गोल पोस्ट बदल रहे हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री का बयान आप देखिए, फुजेरा में जो हमला हुआ है उस पर भारतीय प्रधानमंत्री ने क्या लिखा है अपने ट्वीट में। ये जो है अभी आप आ गए हिजबुल्लाह हूती पे। 60 साल सर, आपकी उम्र न जाने कितनी होगी, मुझे 60 साल से ऊपर तो होंगे आप, आपको इतना नहीं अब तक हौसला। अरे इतना ऊपर मत लेकर जाइए रिजवी साहब जी। मैं कह रहा हूँ, बताइए, आप तो कम से कम 20 साल के ही लग रहे हैं। आपकी बात सुन रहा था, आप मेरी बात सुनिए तो मैं कहना। दूसरी बात ये कि आपने अपने पूरे वक्तव्य में सिर्फ ईरान, ये ईरान, वो ईरान ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन एक लफ्ज इनके मुंह से ये नहीं निकला कि जो अमेरिका ने नाजायज हमला किया था वो गलत था, वो नहीं कह पा रहे। डायलॉग के बारे में मैंने किस से बात की है? डायलॉग किया अपने आप क्यों करेंगे आप? डायलॉग की मगर बात मैं कर रहा हूँ तो अमेरिका से ही तो डायलॉग करेंगे। अच्छा रिजवी साहब, एक बात तो मानते हैं कि ये अब ईगो की लड़ाई बन गई है क्या? ये बात तो मानते हैं 21वीं सदी में भी जब बाकी सारी इस्लामिक कंट्रीज अगर इजराइल को एक अलग रूप में देखती है, आप वहां पे नामो निशान मिटाने की बात करते हैं। जी ये बात बारहा कही है। पहली बात तो मैं इसका जवाब दे दूं नैना जी। सबसे पहले तो कहूंगा कि जब एक तरफा बात इंसान कह रहा होता है तो उसको सुनना चाहिए। ये मैं कहना चाहूंगा संजीव जी से। मैं उनकी बात सुन रहा था, खामोश था, लिहाजा वो भी खामोश रहे। जो आप कह रही ईगो की लड़ाई, बात ईगो की नहीं नैना जी, बात यह है कि आप देखें कि अमेरिका चाहता क्या है। बारहा ट्रम्प पहले के प्रेसिडेंट्स ने ये बात नहीं कही थी, अमेरिका के ट्रम्प ने आके ये बेवकूफी कर बता दिया कि उसका असल हदफ क्या है। असल हदफ ट्रम्प का अनकंडीशनल सरेंडर है ईरान से। ना मामला तेल का है, ना मामला जमीन का है, ना मामला स्टेट ऑफ हॉर्मुज का। वो चाहते हैं कि पूरा ईरान निवाले में प्लेट में सजाकर ईरान जो है अमेरिका के हवाले कर दे, और ये नहीं होने वाला है। जब तक ये शर्त रहेगी, जब तक ये मिजाज रहेगा, ईरान जो खड़ा रहेगा। आखिरी बात मैं कह दूं कि इस वक्त इसीलिए ईरान ने पहले ये बात कही थी, मैंने कहा था आपके शो पर कि ईरान जो है सीज फायर के लिए नहीं, एंड ऑफ द वॉर के लड़ रहा है। और उसके लिए ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका के ट्रम्प के लिए गले की ऐसी हड्डी बना दी है कि जब तक उस दलदल में जितना वो हाथ पैर मारेगा उतना फंसता चला जाएगा। लिहाजा वहां पे सिर्फ अमेरिका के जहाज थोड़ी ना अटके हुए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में सिर्फ अमेरिकी जहाज तो नहीं थे। नहीं है जी, इजराइल को अपना वजूद बनाए रखने का हक है या नहीं है? सवाल का जवाब दे दीजिए। जहाज है वो गुजर रहे हैं वहां से, जो इजराइल को अपने वजूद बनाए रखने का हक है या नहीं है? इतना जवाब दीजिए आप मेरे को। जाने कितने जहाज आ चुके हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा रिजवी साहब, बस इजराइल वाली बात का जवाब दे दीजिए 10 सेकंड्स में, फिर मैं राजन जी से का रुख करेंगे। बस शुक्रिया नैना जी, आपने जो है वो मैं जहन से निकल गया था। ईरान ने जब ये कहा कि इसराइल के मामले में ईरान का ये मानना है कि इसराइल के जो नाजायज कब्जा वहां पर किए बैठे हैं, चाहे वो इसराइल में रहने वाले चाहे वो यहूदी हों, चाहे वो मुसलमान हों, आपने नाजायज कब्जे का तो जिक्र नहीं किया। हमेशा से ईरान की तरफ से तो भाई उसके नामो निशान सभ्यता खत्म करने की बात हमेशा होती रही। राजन जी,
देखिए, ये जो रिजवी जी बोल रहे हैं कि भारत की 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया था, भारत का क्या रुख था? भारत ने तालियां बजाई या भारत ने बोला ये इंसानियत की हद से नीचे गिरने वाली बात है? तो मतलब ये मत बोलिए कि वो जो बोल रहे हैं वो भारत के मतलब पॉलिसी के खिलाफ है। भारत बड़ा क्लियर रहा है, हर किस्म का टेररिज्म, हर किस्म का उग्रवाद के भारत खिलाफ है। एंड भारत जी ने कभी मतलब उसके बारे में नहीं किया, तो वो होगी बात खत्म। मतलब जो भी टेररिज्म के बारे में बात कर रहे थे, भारत का बड़ा क्लियर स्टैंड रहा है उसके ऊपर। अब देखिए, जब नॉट सिर्फ जब इजराइल के प्रधानमंत्री तब बोला, उसकी यहाँ से भी बोल रहे हैं हर किस्म के टेररिज्म में। तो इस मामले में पाकिस्तान से तुलना मेरे लिहाज से बिल्कुल सही थी। एक्चुअली पाकिस्तान ने तो ईरान से सीखा है। ईरान शुरू से ही बना ही जो जिस मकसद से बना था, वो अभी भी 680 सदी में जी रहे हैं, वो अभी भी करबला की लड़ाई लग रहे हैं। आज के प्रवेश में ऐसे दूसरा उन्होंने बोला कि अमेरिका वांट्स कि पूरा ईरान सरेंडर कर दे। अरे ईरान की सरेंडर जरूरत नहीं है, उसकी सेना की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ वो आतंकवादी संगठन IRGC सरेंडर करते, वो काफी है पूरी दुनिया के लिए। IRGC जो इन सारे तीनों हमास हूथी, अब बताइए कि हमास हूथी हिजबुल्लाह है क्या चीज? आप बताइए, जस्टिफाई कीजिए क्यों उनको फाइनेंस किया गया, क्यों दूसरे देश में जाके उनको बनाया गया, कोई जस्टिफिकेशन दीजिए ना, तो तब पता लगेगा कि वो आतंकवादी है नहीं है। उनकी कुछ जस्टिफिकेशन दीजिए कि क्यों खड़ा किया गया उनको और किस मकसद से खड़ा किया गया, और वहां की सरकार के मतलब खिलाफ भी वो काम करते हैं। तो मतलब लेट अस नॉट ट्राई टू जस्टिफाई द डिफेंड द इंडिफेंसिबल कि उसको ताना है। खाली लड़ाई मैं ईरान के खिलाफ नहीं है, मैं मानता हूं IRGC के खिलाफ है, और IRGC को हराया जा सकता है। ऑलरेडी पॉलिटिकल डिसेंशन खत्म हो गई हैं। आप देखते रहिए, अभी आतिश और IRGC के बीच में क्या जंग शुरू होती है, बिकॉज IRGC के अंदर जहां तक मेरी खबर है, खाली ईरानियन नहीं है, उन्होंने दुनिया भर के जो होते हैं ना कट्टर, वो इकट्ठे करके रखे हैं करके। एंड इट इज नॉट एग्जैक्टली अ प्रोफेशनल आर्मी, इट्स एन आर्मी जिसको आर्मी ट्रेनिंग दी गई है, पर बेसिकली क्वालिफिकेशन IRGC के लिए क्या है, दे गो थ्रू द सेमिनरी। आप उनका ट्रेनिंग सिलेबस देखिए, कितना हैवी सेमिनरी से गुजरते हैं। मतलब द मिलिट्री ट्रेनिंग से ज्यादा महत्व रिलीजियस ट्रेनिंग पे है। नाउ दैट इज उस प्रोफेशनल आर्मी उस तरह काम नहीं करती हैं। एंड मैंने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ के सुना दिया आपको कि उनकी डेफिनेशन क्या है, उनको बनाने का मकसद क्या है, टू गार्ड द रेवोल्यूशन, नॉट गार्ड ईरान, टू गार्ड द रेवोल्यूशन। फर्क है दोनों में, इन दोनों का फर्क आप अगर समझ गए होंगे तो आप बेहतर जवाब दे पाएंगे। तो मेरे सवाल बड़े पॉइंटेड है। जी जी जी। वो जो है नैना जी, इन्होंने GC का तर्जुमा कर दिया लेकिन IR का नहीं किया है। ये IRGC है, GC नहीं है, इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड करके है। तो कहाँ की वो खाम ख्याली बातें जो हैं, बस कि वो इख्तलाफ है ऐसा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अब लोग जाने लगे हैं, देखने लगे हैं, जमीन पे उतरने लगे हैं, मीडिया पहुंचने लगी है। पहले क्यों नहीं उतरे? पहले क्यों नहीं उतरे? अब इसका मतलब पहले रोक रहे थे कोई, अभी भी कोई नहीं उतरा है। मेरे को तो दिख नहीं रहा। रिजवी साहब देखिए, राजन जी का सवाल तो बड़ा जायज है कि इतना लंबा वक्त कोई ईरान जो देश है वो अभी हाल ही में तो बना हुआ देश नहीं है, इतने लंबे वक्त से वहां पर क्यों इस तरह की तमाम पाबंदियां थी, क्यों वहां पर लोग जाने से घबराते थे? जी जी बिल्कुल पाबंदियां नहीं थी। आपको लगता है हमेशा लोग गए हैं? कब नहीं गए हैं, हमेशा लोग गए हैं, हमेशा लोग वहां से रिपोर्टिंग हुई है। मैं वहां 10 साल से रह रहा हूं, हमेशा लोगों का आना जाना रहा है। बस कहना ये, देखिए नैना जी, बात क्लियर साफ सीधी ये है कि इस वक्त जो पूरे मिडिल ईस्ट में 10,000 किलोमीटर के फासले पर आकर ट्रंप ने, अमेरिका ने पिछले 47 साल से जो अपना पूरा बेसिस बनाकर ईरान को दबोचने की कोशिश की थी, उसका जो है पतन खत्म हो चुका। बड़ी अच्छी बात विनोद दत्ता साहब ने कही थी कि इस वक्त जो है अब जो वर्ल्ड ऑर्डर आएगा वो एशिया का है। इसे हमें समझने की जरूरत है और अमेरिका यहाँ से जाएगा। ठीक है। अच्छा दत्ता साहब, क्या एशिया का वक्त है, इसी वजह से अब यूरोप से मोहभंग हुआ डोनाल्ड ट्रंप का, एशिया की तरफ फोकस करते हुए नजर आते हैं, और इन सारी चीजों के बीच में ईरान एकमात्र जरिया भर था, क्या इसे इस रूप में देखा जाए? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि जो अगली सदी है वो एशिया की सदी है। और आप ये देखिए, एशिया में दो जो महान शक्तियां हैं वो हैं चीन और भारत। और आप ये देखिए कि किस तरह से भारत स्लोली और सर्टेनली रीजनल पावर तो है ही, एक सुपर पावर का भी सपना संजोए बैठा है। लेकिन भारत एक ऐसी सुपर पावर बनेगा जिसके
मतलब जिसके कोई इस तरह के एम्बिशन नहीं होंगे जैसे ट्रम्प साहब ने अपने मतलब टेंटिकल्स सब जगह फैला रखे हैं। भारत ये चाहता है, देखिए भारत ही एक ऐसा देश है जो हर प्रार्थना के बाद या हर प्रेयर के बाद ये कहता है साहब विश्व का कल्याण हो। आप देखिए किसी भी समुदाय में हमारे यहाँ हर जगह बच्चे को यही सिखाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम, अभी आप देखिए ये जो टैगलाइन है वो हर भारतीय को पता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।